आखिर बाबा साहब के परिनिर्वाण पे क्या बेहतर आदरांजलि होगी। मैं बाबा साहब को जो पढ़ता हूं या नेहरू को, गांधी को जो पढ़ता समझता हूं, उसको जीने की कोशिश करता हूं। आरएसएस, मोदी साहब, बीजेपी कह सकता है कि 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यही कहते हैं ना। आज 6 दिसंबर है और आपको याद होना चाहिए कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद भी विध्वंस किया गया था। वो हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र 400 पार संविधान बदलेंगे, तो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, तो उनसे जरा पूछिए कि हिंदू राष्ट्र में हम कहां रहेंगे। ये सवाल कभी नहीं आता। हिंदू बना के वोट लिया जा रहा है और दलित समझ के कूटा जा रहा है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट किया गया था और 26 के बाद काउंट कर लीजिए, 27, 28, 29, 3 दिन का गैप है और 30 तारीख के ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल। ये भारत के संविधान में भारतीयता नहीं है। मनुस्मृति का संविधान जो है ना, विश्व के सबसे चर्चित संविधान है। मनुस्मृति हमारा संविधान, इसी में लिखा हुआ है। तो ये बड़ा गंभीर समय है। बाबा साहब के नाम पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनेंगी, आप खुश होंगे। हमें मूर्ति नहीं चाहिए। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं, विचारों में है। क्या आपको पता है कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने बाबा साहब के विचारों का किताब छापना बंद कर दिया। मंच पर गुरुवर शास्त्री जी बैठे हुए हैं। उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही मेरा सम्मान बढ़ा दिया। और मैं जब छात्र था देशबंधु कॉलेज में, तो सर पढ़ाते भी थे और विधायक भी थे और मंत्री भी थे। और मैं अपने दोस्त के साथ, ओम प्रकाश ओपी, आप याद होगा, आपके संपर्क में अभी भी होगा, लगातार इनसे मिलता रहता था। आज लंबे अंतराल के बाद मुलाकात हुई, तो इसलिए मैंने पूछा कि सर आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने कहा कि हाँ पहचाना, बहुत लोग पहचानते हैं आपको। सम्मानित मंच, दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, आखिर बाबा साहब के परिनिर्वाण पे क्या बेहतर आदरांजलि होगी, इसी विषय पर मैं आपको कुछ कहने वाला हूं। पता नहीं मेरी बात आपको अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, समझेंगे, नहीं समझेंगे, या समझ करके भी ना समझने की लीला करेंगे, ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में अगर मिला लें तो लॉकडाउन के बाद तो कम से कम मैंने देखा है रिकॉर्ड, तो कम से कम देश भर में 500 से ज़्यादा सार्वजनिक सभा हमने किया होगा। और लॉकडाउन के पहले जो किया होगा उसका रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है और सब यूट्यूबर के पास है। लेकिन सब रिस्क लेकर, है ना, सब रिस्क लेकर कह रहा हूँ। आप लोग सुनेंगे यहाँ पर, मेरे वाइफ, बच्चे भी आए हुए हैं, बेटी भी आई हुई है, सब। तो हम लोग अभी 3 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं मेहरौली से, इतना ट्रैफिक जाम था। तो सुनेंगे, समझेंगे, आपको लगेगा कि एक दिन ओकेजन है और सुन लिया, भाषण अच्छा लगा, फिर खाना खाए, सो गए, अगले दिन भूल गए। लेकिन मेरे लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई इवेंट नहीं है। मेरे लिए एक जीवन दर्शन है कि मैं बाबा साहब को जो पढ़ता हूं या नेहरू को, गांधी को जो पढ़ता समझता हूं, उसको जीने की कोशिश करता हूं। तो मेरे यहाँ आईवी वाले लोग आके इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, गांव से लेके, बिहार से लेके दिल्ली तक, कुछ मिला नहीं। मिलता तो शायद मैं अंदर ही रहता, या फिर एक बार गिरफ्तारी भी हुई थी लेकिन जेल नहीं भेज पाए। तो आखिर क्यों, किस लिए? मैं कोई गुदगुदी वाला भाषण बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर नहीं दूंगा। आज आपने जो सब्जेक्ट रखा है कि आज की परिस्थितियों में बहुजन समाज के उत्थान पर विचार गोष्ठी, क्या बहुजन समाज के उत्थान पर? सबसे पहले तो मैं ये समझने की कोशिश करता हूं कि बहुजन समाज के सबसे निचले पायदान पर
वो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। हायरार्की है ना, जात का तो हायरार्की बनता है ना, हायरार्की ऊपर से नीचे तक पूरा क्रम बनता है। तो आखिर आज की परिस्थिति क्या है, पहले तो यही समझना पड़ेगा। आरएसएस, मोदी साहब, बीजेपी कह सकता है कि 70 साल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यही कहते हैं ना। नेहरू जी पे भी अटैक कर रहे हैं, बाबा साहब को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 6 दिसंबर है और आपको याद होना चाहिए कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद भी विध्वंस किया गया था। ये क्यों किया गया था? 6 दिसंबर ही क्यों? बाबरी मस्जिद तोड़ा गया 6 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि आप तो आरएसएस के चक्कर में आधा हिंदू तो बन चुके हैं। आरएसएस वाला हिंदू एक जीवन पद्धति है, जिनको जो करना है घर के अंदर करें। तो आधा तो उनके बहकावे में आ चुके हैं, मुझे पता है, चाहे इस रास्ते चाहे उस रास्ते। तो इसीलिए 6 दिसंबर चुना गया कि आप बाबा साहब की परिनिर्वाण दिवस भूल जाएं और हिंदू बनकर इनकी डफली बजाते रहें। बहुत सारे हमारे नेता इनकी डफली बजा रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, नाम सब पता है। वो हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र 400 पार, संविधान बदलेंगे, तो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, तो उनसे जरा पूछिए कि हिंदू राष्ट्र में हम कहां रहेंगे। ये सवाल कभी नहीं आता कि हिंदू राष्ट्र में हमारी जगह कहां होगी वर्ण व्यवस्था में। क्या हम राजपुरोहित बनेंगे? अगर राजपुरोहित बनाना है तो इतने सारे धाम तो बने हुए, एक मठाधीश वहां भी बना दो, अभी बना दो। क्यों? हिंदू बना के वोट लिया जा रहा है और दलित समझ के कूटा जा रहा है, मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है ना, हत्याएं हो रही हैं। लेकिन तब भी आपको यह बात नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे सैक्रिफाइस आने का, बोलने का क्या मतलब है? आज की परिस्थिति क्या है? बाबा साहब ने क्या लिखा था 1951 के अपने घोषणा पत्र में? हमारे दलित नेता न पढ़ते हैं न समझते हैं, वो लीला करते हैं बाबा साहब के नाम पर और आपको गुमराह करते हैं। आप होते भी हैं, क्योंकि मैं तो सांसद नहीं हूं, विधायक नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहां पर चला ना, सांसद विधायक को ज्यादा सुनता है और इंटेलेक्चुअल फ्री का चाहिए, है ना। हम आगे कितना भी बोलेंगे, अरे वो मास्टर जी आए थे। यही अंतर है आप में और उनमें, यही अंतर। ये बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से, जाके पढ़ लीजिएगा, मैं बता देता हूं कौन से किताब में कहां लिखा हुआ है। हम लेके भी चलते हैं कुछ कागज हर समय, कोई पूछेगा तो बता भी देंगे। स्पष्ट रूप से कहा था कि आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों से हमारा कोई समझौता नहीं होगा। क्यों? क्यों कहा था? आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप होगा इस देश पर, और आप भी हिंदू बन जाते हैं, उनके वाला हिंदू। रहिए ना, जैसे रहना है रहिए। आपको नास्तिक रहना है नास्तिक रहिए, बौद्ध रहना है बौद्ध रहिए, जो रहना है रहिए। लेकिन वो जो आपको भ्रम जाल फैला रहा है और आपके वोट भी ले रहा है और आपकी पिटाई भी कर रहा है, क्यों? क्यों कहा था उन्होंने कि हिंदू राष्ट्र अभिशाप होगा और ये जो है हमारा समझौता आरएसएस और हिंदू महासभा से क्यों नहीं होगा? क्यों कहा था? क्योंकि वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरएसएस का दस्तावेज ही कह रहा है। ये आरएसएस का, अभी 26 नवंबर आपने संविधान दिवस मनाया ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्ट किया गया था, और 26 के बाद काउंट कर लीजिए, 27, 28, 29, 3 दिन का गैप है। और 30 तारीख के ऑर्गेनाइजर में एडिटोरियल छपा हुआ है, 30 तारीख की। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 बातें स्पष्ट रूप से बता देता हूं।
एक तो वोटिंग राइट जो मिला था, वोटिंग राइट का कहानी पता होना चाहिए। अब 60 साल में कोट टाई सूट पहन रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं एयर कंडीशन में, 60 साल पहले का इतिहास नहीं पता है ठीक से। इसमें लिखा हुआ है कि जो वोटिंग राइट मिला है उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। और बाबा साहब क्या कह रहे थे वो बताऊंगा अभी। दूसरी बात, इसमें लिखा है कि भारत के संविधान में भारतीयता नहीं है। मनुस्मृति का संविधान जो है ना, विश्व के सबसे चर्चित संविधान है। मनुस्मृति हमारा संविधान, इसी में लिखा हुआ है। तो मनुस्मृति क्या है पता है ना? नहीं पता है? हम तो कई बार जाते हैं, जो सवर्ण महिलाएं होती हैं उनसे भी बात करते हैं कि मनुस्मृति किसके बारे में लिखा हुआ है? किसी मुसलमान के बारे में, किसी सिख के बारे में, किसी ईसाई के बारे में, किसके बारे में लिखा हुआ है? जिसको ये हिंदू कहते हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो जरा जाकर देखिए कि छोड़ दीजिए दलित महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं को, सवर्ण महिलाओं के बारे में क्या लिखा हो जरा पढ़ लीजिए एक बार। पति के पिटाई को भी जो ना जस्टिफाई किया गया है। अगर शांत हो गए, चुपचाप सह लिए तो स्वर्ग मिलेगा सीधे, पिटाई खाते रहना है। अस्पृश्यों को, दलितों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। इनके वस्त्र क्या होंगे? तो जो मरे हुए व्यक्ति के वस्त्र होते हैं वो होंगे। आभूषण क्या होंगे? श्याम अयस, लोहा। बर्तन क्या होंगे? टूटे हुए बर्तन मिट्टी के, ये होंगे। तो अभी 10-11 साल से इस देश में किसकी हुकूमत है? बीजेपी नहीं। बीजेपी तो पॉलिटिकल आउटफिट है। असली लड़ाई तो ये है। बीजेपी तो आते जाते रहेगा, आरएसएस तो कहीं भी घुस जाता है, कांग्रेस पार्टी में भी घुसा हुआ है, स्लीपर सेल है, इसीलिए वो अपना मेंबरशिप नहीं लगाता, बनाता है। मैं तो राहुल जी के सामने ये बात मैंने कही थी, और मैं इंदिरा जी का एग्जाम्पल दिया था कि आरएसएस से असली वैचारिक लड़ाई है। इसमें कह रहा है कि वोटिंग राइट जो है ना, इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं हो सकती है। अभी एसआईआर के नाम पर क्या हो रहा है जरा सोचिए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? अभी वोट काट रहा है कि नहीं काट रहा है? किसका वोट कट रहा है? जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, कौन है ज्यादा मजदूर? दलित, पिछड़े, आदिवासी, यही लोग हैं ना। अच्छा, एसआईआर तो मान लिया होना चाहिए, लंबे समय में होना चाहिए। चुनाव से 1 महीना पहले या आपको 2 महीना पहले याद आ रहा है? तो सबसे बड़ी बात, इसलिए मैंने कई टीवी डिबेट्स में कहा कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग आरएसएस का एजेंडा लागू कर रहा है स्पष्ट रूप से। और क्यों लागू कर रहा है, अब इसकी कहानी बता देता हूं। बाबा साहब जब सार्वजनिक जीवन में आए, वो वर्ष था 1919, और 1919 से लेकर आप संविधान सभा तक, सर मेरी एक किताब आई है धर्मांतरण, अंबेडकर की धम्म यात्रा, है ना, उसमें बहुत सारी कहानियां मैंने लिखी है। 1919 से लेकर 1948-49 तक आप बाबा साहब का स्ट्रगल पढ़ लें। आपको क्या लगता है कि आरक्षण सबसे बड़ा काम था? नहीं, उससे भी बड़ा काम था वोटिंग राइट, वोट देने का अधिकार। क्योंकि वोट देने के अधिकार की वजह से आप प्रजा समझते ना, प्रजा, राजा प्रजा, तो प्रजा से आप नागरिक बने। नागरिक मतलब नागरिक के मौलिक अधिकार होते हैं, प्रजा के अधिकार नहीं होते। तो प्रजा से नागरिक बने कि अब राजा जो है ना, वो मां के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से निकलेगा।
और उसी वोट से जो कोट टाई आप पहने ना, कोट टाई, अपार्टमेंट बनाए हैं और गाड़ी में चल रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, बेटा बेटी इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, आपको लग रहा है सब चकाचक रहेगा। नहीं रहेगा। उसी वोट के अधिकार से आपको ये सब कुछ मिला है जो बैठ के हम लोग यहां पे बात भी कर रहे हैं, और मैं साबित कर दूंगा। 54 साल कांग्रेस का शासन रहा, और कई बार दलित डिस्कोर्स में देखता हूं कि गांधी खराब था, गांधी के हरिजन और ये अल बल बोलता रहता, कुछ पढ़ता तो है नहीं। जाके पढ़िए, अभी सर अगले महीने एक किताब और आएगी। जब पूना पैक्ट हुआ था तो बाबा साहब ने उसको सेलिब्रेट किया था और गांधी की तारीफ की थी, उन्हीं के किताब में लिखा हुआ है। गांधी समय के हिसाब से बदले भी हो, और ये भी बोले कि जो शादी अंतरजातीय शादी नहीं होगी उसमें मैं नहीं जाऊंगा। नेहरू से उनके मतभेद थे तब भी वो संविधान सभा में गए ना, बॉम्बे से लेकर आए कांग्रेस पार्टी और संविधान सभा में रखा उनको बकायदा। जो भी संविधान बना वो सब बाबा साहब की खाली मर्जी है, ऐसी बात नहीं थी, उसमें 300 लोग थे। तो बाबा साहब को कई बार समझौता करना पड़ा, लेकिन कम से कम वोटिंग राइट पर, दलितों के आरक्षण पर समझौता नहीं हुआ और संविधान सभा में से बहस हुई और पास हुआ। बाबा साहब लखनऊ के भाषण में बोले 24 अप्रैल 1948 को कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप तो 25 साल कांग्रेस से लड़ते रहे। बोले हां लड़ते रहे, तो फिर आपने कांग्रेस मंत्रिमंडल क्यों ज्वाइन किया? तो उन्होंने कहा कि हर समय लड़ने के लिए नहीं लड़ना चाहिए, जीवन में समझौते भी करने पड़ते हैं, और जब कैबिनेट मिशन ने हमारी कोई बात नहीं मांगी तो मैं दलितों के हितों की रक्षा के लिए मुझे समझौता करना पड़ा, इसलिए मैं मंत्रिमंडल में गया, शामिल हुआ। सीधा बोल रहे हैं, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभा में। मतभेद भी रहे, मैं तो कई बार बोला हूं और अभी भी आज भी बोल रहा हूं, पहले ये वोट वाला पक्का कर लो। आजादी के बाद भी 1951 में संसद में बहस हुई, प्रोफेसर केटी साहब मेंबर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, वोट देने के लिए जो ना शिक्षा संबंधी योग्यता कुछ होनी चाहिए। बाबा साहब का भाषण पार्लियामेंट का पढ़ लीजिए, बोला कोई जरूरी नहीं है। एक आम आदमी में इतनी समझ होती है कि अपने मूलभूत समस्याओं को समझ सके और उसमें बहस कर सके। बोले कि संसद में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उससे ज्यादा बुद्धिमान कम पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हुए हैं, कि शिक्षा का ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है। कबीर कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे, रविदास कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? कई बार व्यवहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अब बाबा साहब रिजाइन कब किए? सितंबर 1951। तो कितना दिन वो रहे? 1.5 पौने 2 साल। भारत आजाद हुआ था, भारत एक गरीब मुल्क था, तब भी हम धर्म आधारित सत्ता को हमने नकारा। आरएसएस ने और जनसंघ ने रामलीला ग्राउंड में, पता कर लीजिए, 12 दिसंबर 1949 को अंबेडकर और नेहरू दोनों के पुतले फूके थे। हमारे दलित भाइयों को आरएसएस से मोहब्बत हो रहा है। बहुत सारे लोग 54-58 टिकट, एमएलए, एमपी, मंत्री बनने के लिए बाबा साहब के नाम पर ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। मैंने कहा एक बार ऑफिसर्स, करीब 2000 ऑफिसर्स थे जयपुर में, हमने कहा कि बड़े लोगों से बड़े मिसजजमेंट हो सकते हैं। अभी संविधान लागू हुए अभी महज 1.5 पौने 2 साल हुआ था, उस समय दलितों की क्या स्थिति थी जरा पता कीजिए, मुझे बताइए। मेरौली में ही क्या स्थिति होगी? धान सिंह साहब यहां होंगे, कहीं बैठे हुए हैं कि गए, चले गए। दलितों की क्या स्थिति दिल्ली में थी ये बताइए मुझे।
आज से 75 साल पहले। देख लीजिए, हालत खराब थी ना। अब तो ठीक है, अब उसी स्टेज में ले जाने की तैयारी है फिर 50 के दशक में। 1.25 साल में देश में क्या आमूलचूल परिवर्तन होता। तो मैंने कहा बाबा साहब से एक मिसजजमेंट हो गया, कांग्रेस मंत्रिमंडल से उनको रिजाइन नहीं करना चाहिए था। अगर नहीं करते तो 5-10 साल और जीवित रहते, और नेहरू जी उनकी बात मोटा मोटी मान ही रहे थे, सब बात नहीं मान रहे थे लेकिन मोटा मोटी बात मान रहे थे। तो नेहरू जी के साथ मिलकर जितना दक्षिणपंथी सब है जो अभी बुलबुला रहा है, उनको उसी समय ठीक करना था। और दलितों के लिए अगर नेहरू जी के कैबिनेट में रहते तो बोलते ना कि नेहरू जी ये काम कीजिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोलिए। बाबा साहब खुद स्कूल कॉलेज खोले, हमारे लिए रिजर्वेशन एकदम फोर्सफुली लागू करवाइए। तो कैबिनेट में रहते दबाव बना के कर सकते थे, और ज्यादा काम कर सकते थे। लेकिन रिजाइन किए और जाके चुनाव लड़े, हार गए फिर चुनाव। और चुनाव कोई लड़ता है, अगर क्रिकेट मैच हम खेलने जाते हैं तो ये जबरदस्ती थोड़ी बोलेंगे कि हमको जीतने दीजिए। चुनाव तो चुनाव होता है, उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती। तो मेरी ये समझ है कि बाबा साहब नहीं करते, रिजिग्नेशन इस्तीफा नहीं देते तो और बेहतर काम होता। लेकिन अब आइए, बाबा साहब ने दिया था स्टेट सोशलिज्म का सिद्धांत, राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत, राजकीय समाजवाद। यह बात नहीं मानी गई उनकी संविधान सभा में, क्योंकि बड़े बड़े राजे रजवाड़े नवाब थे, उसमें कैसे मान लेता ये बात। भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात किए थे, बैंक और बीमा के राष्ट्रीयकरण का बात किए थे, पब्लिक सेक्टर की बात किए थे, डैम्स बनाना है, ये कर रहे, सब कुछ। आप उनका घोषणा पत्र देख लीजिए 1951 का, सब कुछ आ रहा है। तो नहीं माना गया, तो नीति निर्देशक सिद्धांत स्वीकार किया गया कि अब हम कानून बना के नहीं, लेकिन राज्य के ऊपर यह दायित्व हम रखते हैं कि राज्य दलितों के उत्थान के लिए काम करेगा। ठीक है साहब। तो बाबा साहब का परिनिर्वाण कब हुआ है? 56 में। तो नेहरू जी क्या कर रहे थे उस समय? तोप और बारूद तो नहीं बना रहे थे ना। डैम, ओएनजीसी, यूनिवर्सिटी, एम्स, मेडिकल कॉलेजेज, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेजेज बना रहे थे? नहीं बना रहे थे। तो ये बनाने से आपको क्या नुकसान हो रहा था? क्या? अरे उसी जब बना तो उसी में थोड़ा सा जगह मिला ना। आप में से बताइए जो सरकारी नौकरी किए हैं 40-50 साल, अब रिटायर हो गए। मैंने तो कई बार इंदिरा जी को इमरजेंसी को डिफेंड कर लिया कि इमरजेंसी किसी के लिए काला युग होगा तो होगा, दलितों के लिए कोई काला युग नहीं था। सारे पब्लिक सेक्टर, 66 पब्लिक सेक्टर यूनिट खुले, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, लैंड सीलिंग, पट्टे पे जमीन मिले कि नहीं मिले? प्रीवी पर्स, राजे महाराजा को जो फोकट का करोड़ों रुपया मिलता था उसको बंद किया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले, फेलोशिप, वजीफा मिला कि नहीं मिला? है? मिला ना। नौकरी मिली ना, एक आदमी 3-3 नौकरी मिलता था, ये छोड़ के उसमें किया, वो छोड़ के उसमें किया। तो आज की परिस्थिति क्या है? आप लोग अब शिक्षा और रोजगार में इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि बाबा साहब का जीवन का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने 1942 में लिखा वायसराय को कि शिक्षा और रोजगार हमारे समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। उस समय 15 मिनिस्टर में से एक खाली दलित था, 1076 आईसीएस में से एक दलित था, वो भी नॉमिनेटेड। सोचिए क्या हालत रही होगी। शिक्षा, रोजगार। और आज आपके एजेंडा पर, आपके नेताओं के एजेंडा पर शिक्षा और रोजगार है? नहीं है। अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर एक ऑप्शन देते हैं कि सब लोग को 100-100 करोड़ का बिजनेस देते हैं और 10 आदमी को इसमें से विधायक का टिकट देते हैं, कौन सा लेंगे आप? सब बोलेगा। देश भर में सवाल पूछता हूं कि विधायक का टिकट दे दीजिए। तो जिस समाज यहां पर जो है ना, यहां पे क्या बोलूं अब मैं, मती मारी गई है जिसकी,
विधायक, एमएलए, एमपी तो कितने लिमिटेड बनेंगे ना, 543 बनेंगे, 131 सांसद तो है ही ना। जाओ ना पार्लियामेंट में देखो, विधानसभा में आपके विधायक तो है ही ना, हर देश में विधायक है। तो आपके ऊपर डंडे क्यों पड़ रहे हैं? आपकी नौकरियां क्यों खत्म हो रही है? वजीफा क्यों खत्म हो रहा है? फेलोशिप क्यों खत्म हो रहा है? ये बताइए जरा सा, ये बताइए। बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो दलित के पास बैंक था कोई? नहीं था ना। नौकरियां मिली तो आपको भी मिली कि नहीं मिली? राजे रजवाड़े का प्रीवी पर्स खत्म हुआ तो कितने दलित राजे रजवाड़े थे बताइए जरा देश में। तो हमारे लोग, नेता सब आके आपको बरगलाते हैं, बीजेपी कांग्रेस एक है, कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है ना, ये सिखलाते हैं ना। और आपको गुदगुदी लगता है, ये सब आरएसएस बना के भेजता है। एक कैसे है, कोई डिबेट करना चाहे हम करना चाहते हैं। आखिर ये 20 लाख दलित कर्मचारियों का जो मिडिल क्लास बना, वो कैसे बना? जो बाबा साहब ने सपना देखा था स्टेट सोशलिज्म का, इंदिरा गांधी तो बहुत की। इंदिरा गांधी के जमाने में लोग कहते थे, मैं तो बच्चा था जब उनकी हत्या हुई, मैं उस समय क्या, मैं छठी में रहा हूँगा, छठी, पांचवी, छठी, सातवीं में। और मैंने देखा कि मेरे गांव में एक टेलीविजन था मुखिया जी के घर में, और कई दिनों तक लोग वहां पर जाके और रोते रहे और टेलीविजन में अगरबत्ती जलाते रहे सामने। पानी पीने नहीं देता था तो इंदिरा जी ने चापाकल लगवा दिया हैंडपंप सबके दरवाजे पे, फ्री का, जाओ कि कहीं जाना ही नहीं है। तो वो कहते थे लोग कि इंदिरा गांधी दलितों की अम्मा है, दलितों को सरकारी दामाद कहते थे कि नहीं सर? हैं? आप लोग जो नौकरी की, आपको याद है कि नहीं याद है कि भूल गए? स्टेट प्रोटेक्शन 1973 की एक चिट्ठी मैंने राहुल जी को पकड़ाई, और ये पकड़िए, इंदिरा जी ने 1973 में सब चीफ मिनिस्टर को लिखा था देश भर के, कि हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर के सुपरविजन में एक सेल बने और सारे डीएम को इंस्ट्रक्शन हो कि जहां भी अत्याचार होगा स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और जितने ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको जितने सरकारी पद खाली हैं उसमें भरे। ऐसे नौकरी मिल गया। तो आप बोलेंगे, लोग कहते हैं कि बाबा साहब की वजह से आरक्षण मिल गया। ऐसा खाली नहीं है, बाबा साहब उसके अध्यक्ष थे मसौदा कमेटी, बस बहस हुई नहीं संविधान सभा में, सब लोगों ने माना कि नहीं, इनके साथ ऐतिहासिक अत्याचार हुआ है, इसलिए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो बाबा साहब के संविधान से मिल गया, तो बाबा साहब के संविधान से तो सब मिला, शिक्षा, रोजगार, सब कुछ, कपड़े, सूट, टाई। तो संविधान तो अभी भी है, अभी भी है ना संविधान बाबा साहब का, अभी है ना। तो संविधान रहते हुए बाबा साहब का खत्म क्यों हो रहा है? सवाल तो पूछिए। प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है? ये सवाल नहीं पूछेंगे। किसी दलित नेता के एजेंडा पर सारे दलित पार्लियामेंट में बैठ के प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो अपने बेटा को ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पढ़ा लेंगे, अपना तो करोड़ों अरबों बना लिए होंगे। जब सरकारी संस्था खत्म हो जाएगी तो आप और आपके बच्चे कहां जाएंगे, जरा ये सोचिए। अभी भी शादी करने जाते हैं तो बेटी के लिए क्या देखने जाते हैं? सरकारी अफसर। सही कह रहा हूं नहीं? सही है, सरकारी अफसर ही देखने जाते हैं। जब सरकारी अफसर ही नहीं रहेगा तो कहां बेटी कुमारी रहेगी? लो, यह है असली हिंदू राष्ट्र, यह असली हिंदू राष्ट्र ये है। आप 10 साल में देखो, सर कांग्रेस की सरकार थी, सिब्बल साहब जो एचआरडी मिनिस्टर थे, तब भी यूनिवर्सिटी में हम लोग हंगामा करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, जाके मिलते भी थे। अर्जुन सिंह साहब थे तो ओबीसी वाले इशू पे हम लोग गए, मिले कई बार। लेकिन ये थोड़ी था कि आपके खिलाफ हम बोल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं तो आप मुझे जेल में डाल दीजिएगा। नहीं डाला जाता था। अरे मास्टर लोग हल्ला करने दो। आज जरा एक लाइन बोल के दिखाइए।
एक लाइन बोल के दिखाइए। आज इमरजेंसी में जयप्रकाश नारायण कह रहे थे पुलिस और सेना विद्रोह करो, सरकार की बात नहीं मानो। आज वही बात कोई नेता कह के दिखाए यहां पर, तब मानो। यह आपातकाल नहीं है। आज हमारे स्टाफ काउंसिल की मीटिंग थी और मैंने कहा है उसमें कि CUET जो एग्जाम होके अब एडमिशन हो रहा है, हमने सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है ये। 4 कॉलेज हैं वहां पे, निवेदिता अदिति कॉलेज वो बवाना में उधर लड़कियों का। वो कॉलेज क्यों बनाया गया था कि गांव की बच्चियां दूर जाके नहीं पढ़ सकती हैं तो बच्चियां वहां एडमिशन ले, वहां पढ़ाई करें। और CUET एग्जाम के थ्रू हो रहा है, तब वहां के बच्चे को वहां नहीं मिलता, बंगाल के बच्चे को वहां मिल गया और कर्नाटक के बच्चे को वहां। कौन जाएगा गांव में वहां रहने, हॉस्टल नहीं है, कुछ नहीं है, वहां एडमिशन नहीं हो रहे हैं, कॉलेज बंद होने के कगार पर। 35% सिर्फ एडमिशन हुआ है। पहले हम लोग के जमाने में 16 जुलाई से क्लासेस शुरू हो जाती थी और आज इतना हाई टेक विश्व गुरु बनेंगे, इतना टेक्नोलॉजी है, एग्जाम है, सितंबर तक एडमिशन होते रहता है। जानते हैं क्यों? कि लोग उब के जो है ना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले ले। दिल्ली यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने की तैयारी है। इसी देशबंधु कॉलेज में 400 रुपया फीस देकर मैंने पढ़ा है, साल भर का, वो पूरे साल का। लेकिन आज की परिस्थिति जो है, इसके लिए जिम्मेदार हम खुद भी। अपने आकलन कीजिए। अपना नौकरी मिल गया, लाइफ सेटल हो गया, AC में रह रहे हैं, जात के नाम पर वोट दे रहे हैं, विचारधारा के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं। मैंने तो कई भाषण में कहा कि मेरा भाई भी अगर बीजेपी से खड़ा होगा, मैं अपने जेब से 1 लाख रुपया खर्चा करके जाऊंगा और उसके खिलाफ कैंपेन करूंगा, उसको हरवाऊंगा। इतना हिम्मत है? तो नहीं, बीजेपी से टिकट लेके हमारा भाई आ गया ना, तो नहीं भाई है ना, जितवा दो। अरे उसी भाई से आपका गला कटवाया जा रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा है। अरे कांग्रेस से 50 तरह के मतभेद रहे हैं, लेकिन एक उसमें सिंपैथी वाला क्लास रहा है ना कि यार दलितों के साथ गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा मदद करो। प्रधानमंत्री ओबीसी कह रहे हैं, अरे VP सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया, अर्जुन सिंह साहब ने मंडल 2 लागू किया ओबीसी के लिए। ये बड़ी क्रांति थी। कोई उनका जन्मदिन भी सेलिब्रेट करते हैं क्या? दिग्विजय जी ने, मैं गया था 2002 में, भोपाल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सरकारी ठेकों में 30% आरक्षण कर दिया SC ST का। हम लोग मीटिंग में थे वहां पर। लेकिन आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है क्या? बोले ओ दिग्विजय जी, हम लोग क्या बनिया बना रहे हैं, हमको तो हुक्मरान बनना है, देश का राजा बनना है, तो बन लो। उमा भारती आई, खत्म कर दी स्कीम। उमा भारती ने खत्म कर दिया उस स्कीम को। तो आप बिजनेस नहीं करेंगे, इंटेलेक्चुअल नहीं बनाएंगे, आप पैसा नहीं कमाएंगे, प्रोफेशनल नहीं बनाएंगे, CA नहीं बनाएंगे, बच्चों को विदेश नहीं पढ़ाएंगे, इंटेलेक्चुअल नहीं पैदा करेंगे, तो वो समाज, भीड़ से कोई शासक थोड़ा ही बनता है। यह सिर्फ बुद्धि की लड़ाई। इसलिए सोचिए गंभीरता से। गुदगुदी वाला भाषण मत सुनिए कि हम देश पे हुकूमत कर लेंगे पूरा, उसके बाद सब ठीक करेंगे। तब तक जो मिला था ना, वो भी खत्म कर देगा। RS अगर 10 साल और रह गया ना, तो दलित समाज पूरा कैशलेस हो जाएगा। पता है आपको? सरकारी नौकरी खत्म, दलित मिडिल क्लास खत्म। तो जो हमारे बाप दादा मजदूरी करके आए थे, पढ़ाए थे हम लोगों को ना फ्री में, तो उसी स्टेज में आपके बच्चे जाने वाले हैं। इसकी संभावना मुझे पूरी है। स्टेट बैंक को प्राइवेटाइज कर देगा तो नौकरी मिलेगा क्या? पार्लियामेंट के अंदर आधा स्टाफ प्राइवेटाइज हो गया, ठेके पे आ गया, कॉलेज के अंदर आ गया, कॉन्ट्रैक्चुअल आ गया, हर जगह 3 और 4 खत्म है मामला। और ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा साहब को क्या आदरांजलि दे, क्या श्रद्धांजलि दे? उनके जीवन का पूरा लक्ष्य ही था। बाबा साहब ने कब कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? बाबा साहब तो मेमोरेंडम देते थे, नेहरू जी वाइस राय, ये मेमोरेंडम लीजिए, हमारे समाज की हालत बहुत खराब है, उनको सुरक्षा के उपाय कीजिए।
संवैधानिक सुरक्षा चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, ये बाबा साहब करते थे। बाबा साहब से ज्यादा विद्वान हमारा दलित हो गया कि नहीं नहीं पूरा एकदम हम पार्लियामेंट्री पे कब्जा कर लेंगे। तो मोदी जी डर के जो ना पार्लियामेंट्री बदल दिए, जाइए बोले नए वाले पे करो, पुराने वाले पे कंफ्यूज कर दिया। बी रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक सपने मत देखिए। रियलिस्ट जो असली बात यह है ना कि आरएसएस के एजेंडा पर है कि ये दलित लोग, जैसे हम भी, हमारे जैसे लोग और आपके जैसे लोग ने करोड़ों और वो चंदा दे के अपना पैसा मिट्टी कर दिया, मिट्टी कर दिया। उतने बच्चे हर साल 10 बच्चे विदेश पढ़ाए रहते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज, तो अमर्त्य सेन तो हमारे घर में भी पैदा होता है। इसके लिए जिम्मेदारी हमारी भी है। बाबा साहब के पूरे एजेंडा पे था कि हम कैसे एक मिडिल क्लास बनाएं। सर तो प्रोफेसर रहे हैं, जिस समाज का मिडिल क्लास अगर नहीं होगा ना, वो समाज कुछ नहीं, मजदूर के अलावा कुछ नहीं बन सकता है। नोट कर लीजिएगा, मजदूर ही बन सकता है। तो वो लड़ाई बाबा साहब की वो थी कि हमें मिडिल क्लास तैयार करना है। इसके लिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग नारा लगाते हैं शिक्षित बनो, शिक्षित, बाबा साहब ने कहा था। तो शिक्षित बनो का मतलब क्या है? खाली डिग्री लेकर नौकरी करना। शिक्षित बनने का मतलब है ज्ञान का सृजन करना। बाबा साहब तोप लेकर गए थे लड़ने, नहीं ना, विचारों से लड़ रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव के पहले मैं राहुल जी से मिला था और एक दलित मैनिफेस्टो मैंने दिया था, 7 पॉइंट। उसमें लिखा था 1000 बच्चे हमारे जाएंगे ऑक्सफोर्ड के हायर स्टडीज पढ़ने। 7 पॉइंट लिखा था, मैनिफेस्टो उठा कर देख लीजिए, उन्होंने 7 पॉइंट डाला कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको करेंगे। और आप लोगों में कोई मैनिफेस्टो नहीं है, घोषणा पत्र नहीं, कोई वादा नहीं है, कुछ नहीं। कैसे सरकार बनाओगे मुझे बताओ आप? 272 MP चाहिए कि नहीं? हैं? जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पर इन संघियों ने हमला किया हुआ है अभी, तभी आपको हुक्मरान बनने का सूझ रहा है कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य को बचाने का काम है। भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य बचेगा तभी आप हम सब बचेंगे। आपकी वोट की डकैती भी हो गई। लड़ेगा कौन? भाई हम लोग तो लिखते पढ़ते बोलते, मेरा काम यही है, जगाने की कोशिश कर रहे हैं। जगना है तो जगो और नहीं जगना है तो मत जगो। ये स्पष्ट वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ संघ परिवार है, एक तरफ इंडिया परिवार है। अगर बाबा साहब अभी होते तो आप सोचो कहां रहते। अभी अगर बाबा साहब होते तो आरएसएस के साथ रहते कि इधर कांग्रेस इंडिया अलायंस में रहते। पहले ये खाली सोचिएगा अपने से। सारे संवैधानिक संस्थाएं, विश्वविद्यालय, सब कुछ ध्वस्त हो रहा है, सब कुछ। एजुकेशन महंगे हो रहे हैं। अब एक आम आदमी, अगर मैं आज रहता जिस स्थिति मेरे फादर थे और मैं अभी स्टूडेंट रहता, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ सकता था। समझिए, बच्चों का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है, सरकारी संस्थाओं को बचाने का सवाल है। जितने बने थे आरएसएस ने नहीं बनाया किसी ने। और मोदी जी से पूछिए ना कि ओबीसी के लिए कोई कमीशन बैठाए का? कितने विश्वविद्यालय खोले हैं, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट खोले, जरा ये पूछिए सवाल। नहीं खुला, तब भी बीजेपी को कैसे वोट दे रहा है लोग? कि जात के नाम पर, कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर? सारे हजारों हजार स्कूल बंद हो गए सर। अभी जाति जनगणना सोचिए, मोदी साहब की सरकार ने जब घोषणा किया कि हम जाति जनगणना कराएंगे तो सबसे पहले मेरा एंटीना बहुत टनटनाया। बोले बाप रे, तो ऐसी है जैसे कबूतर की रखवाली बिल्ली कर रहा है। 24 का चुनाव में क्या बोले थे? 4 ही जाति है, युवा, महिला, मजदूर और बुजुर्ग, यही बोले थे ना, यही बोले थे। और जो जाति न्याय के खिलाफ आरएसएस हर समय रहा है, जाति जनगणना के खिलाफ हर समय रहा है, वो सीधा कह रहा है कि जाति जनगणना करवाएंगे। तो इसको ऐसे मत समझिए
वो ये समझ चुका है कि ये लोग जो है ना, खासतौर से दलित बैकवर्ड बहुजन लोग, ये नौकरी और शिक्षा, बिजनेस, शेयर मार्केट, इंडस्ट्री इनके एजेंडा पर नहीं है। इनके जात की एक टिकट खाली दे दो, एमएलए एमपी या मंत्री बना दो, ये खुश हो जाएगा। ये समझ चुका है, आपकी मानसिकता को पढ़ा है, आपके बीच अपना एजेंट छोड़ता है। एक उदाहरण दे देता हूं। अगर पंडित जी से पूछेंगे दे रहे हैं और विधायक का टिकट दे रहे हैं, कौन लेंगे आप? तो बोला प्रोफेसर बनाइए मुझे, और हमारा आदमी विधायक का टिकट पे ले लगा। जाति जनगणना जो हो रहा है ना, इसमें बहुत खेल होने वाला है। डेटा का हेरे फेरी होगा, एक जाति को दूसरे जाति से, क्या जाति जनगणना होगा तो भूमि का आवंटन होगा। उसमें मोदी जी कह रहे हैं जो अडानी अंबानी के पास माल पड़ा हुआ है, इंडस्ट्री पे कुछ लोगों का अधिकार है, उसका आवंटन होगा। तो जाति जनगणना इसलिए कराना कि आपको राजनीतिक प्रतिनिधि देना है, यही ना देना है। तो एमएलए बन के क्या करोगे? मैं बहुत एमएलए मिनिस्टर को देख रहा हूं, जी हुजूर हाथ खड़ा करना है खाली, और आपको गुदगुदी लगता है कि मेरे जात का लाल बत्ती में घूम रहा है। जा रहे हैं तो वहां उनके घर चाय मिल रहा है, इतना ही। सिर्फ आपको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के नाम पर एक जातियों को दूसरे जाति में भिड़ाएगा। हरियाणा में यादव वर्ग से जाट करेगा, बिहार में जाट वर्ग यादव वर्ग से रेस्ट करेगा, कहीं जाटव वर्ग से अदर करेगा। तो वर्ग चेतना जब तक नहीं होगी ना, यही बाबा साहब सोचते थे, इसलिए उनके परिनिर्वाण पे सबसे बड़ी जो है ना, अगर आदरांजलि देना चाहते हैं तो खाली मेरा भाषण मत सुनिए, घर पे जाइए और सोते वक्त सोचिए, और डाइनिंग टेबल पर बच्चों के साथ भी चर्चा कीजिए। हम आपका चाय भी नहीं पिए, चंदा भी नहीं मांगे। अभी कैब से आएंगे तो 1000 रुपया लग भी होगा, जाने में भी लगेगा, और 3 किलोमीटर पैदल भी चल के आ गए। तो बहुत ही विकट गंभीर परिस्थिति है। अरे मेरे ऊपर 3-3 एफआईआर भाई साहब, कई केसेस मेरे ऊपर है, चल रहे हैं। मेरा जमीन की लड़ाई है, बाबूजी की जमीन की लड़ाई यहां लड़ी जा रही है, वैचारिक लड़ाई है ना। यहां सरेआम कह रहा है कि 400 पार हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान संसद में जलाया जा रहा है, सीधे कह रहा है संविधान बदलेंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे। उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? और हमारे पे हो रही है, ये आपको दिख नहीं रहा है। और कार्रवाई इसलिए हो रही है, ये भी बता दूं मैं, ये रतनलाल जैसे लोगों को दबोच दिए तो बाकी तो डर के ऐसे ही मर जाएगा। हमारे अभी 3000 प्रोफेसर होंगे SC ST OBC के दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वो समझता है ना कि हमारे जैसे लोगों को दबोच देंगे ना, तो बाकी तो सब ऐसे ही रीढ़ भी ना चाँप देंगे। तो इतने मुकदमे गिरफ्तारी के बाद मेरे आवाज में कोई कमी है? मैं डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। ये किस लिए? आप मेरे रिश्तेदार नहीं है, मैं आपको जानता भी नहीं, लेकिन जो बाबा साहब का ड्रीम था, जो सपना था, वो सपना लेकर आया हूं। और मैंने एक बात कही ना, आपने करोड़ों चंदे बर्बाद कर दिए। एक मैं अभी किताब ला रहा हूं, दलित राजनीति और चंदे का सवाल। बाबा साहब पाई पाई का हिसाब देते थे, 4 आना 2 आना सब एक एक चीज लिखते थे। अब पब्लिक में जाके बोलते थे कि हमको 70,000 मिला, इसमें से सवर्ण दोस्तों ने इतने दिए, अस्पृश्य समाज ने इतने दिए, इतना आना पाई ताई सब लिख के देते थे। इतना ऑनेस्ट थे, कर्जदार मरे वो कर्ज में। हमारे नेताओं को शर्म नहीं आती कि बाबा साहब का नाम लेकर और बाबा साहब के विचारों का उलट काम कर रहे हैं। हंसने वाली बात नहीं है अम्मा जी, सही कर रहा हूं। मेरे दादा दादी मजदूर थे, उन्होंने पिताजी को पढ़ाया उसी सरकारी स्कूल में। हम लोग 7 भाई बहन हैं, उन्होंने हमको उसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। एक किरोरीमल में है, एक मैं हिंदू कॉलेज में हूँ, भाई रिटायर हुआ DSP, गैस एजेंसी चल रहा है, सब कोई इंजीनियर है, सब हो गया। अब जरा करके दिखा लेना। पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी में दलितों को मिला कि नहीं मिला? 5-5 लाख रुपया कमा रहे हो हर महीने,
शर्म नहीं आ रही है? बीजेपी कांग्रेस एक है। आज मोदी जी उसी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो अडानी का जब हो जाए, कई जगह मैंने देखा इंडियन ऑयल अडानी गैस, तो जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जब मजे मार रहे हो भैया, स्कॉर्पियो में चल रहे हो, तेल भरवाने के पैसे नहीं बचेंगे 10 साल बाद, खत्म मामला। इसलिए बाबा साहब को समझना है। तो बाबा साहब बहुत प्रैग्मेटिक आदमी थे, प्रैग्मेटिक थे वो। कितना लड़ना है, कब समझौता करना है, ये सब जानते थे, क्योंकि उनके एक गुरु और थे। यहां तो आप जानते हैं कि भाई बुद्ध, कबीर और फूले साहब उनके गुरु थे। तो ये तो इनके वर्चुअल गुरु थे ना, जिनको आदर्श मानते थे। असली गुरु उनके थे अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब पढ़ के जो टीचर उनको क्लास में पढ़ाया था, उसका नाम था जॉन डेवी। और जॉन डेवी से वो व्यवहारवाद का सिद्धांत सीखे थे कि व्यवहारिक होना चाहिए, पूरा एक सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता है, तो समझौते होने चाहिए। मनमाड़ की एक सभा में 1949 में, बस मैं खत्म कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि 3 अधिकार हम मांगते रहे, एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र, विधिमंडल में आरक्षण और सरकारी नौकरियों में आरक्षण। चलिए विधिमंडल में नहीं मिला, पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिला तो नहीं मिला, विधिमंडल में मतलब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में हमें आरक्षण मिला और नौकरियों में आरक्षण मिला। इसलिए जो मिला उसको लीजिए और अधिक पाने के लिए संघर्ष करते रहिए। और एक कहावत कहते हैं, बड़ा दिलचस्प, कि पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी ही, नहीं तो नंगे बदन रहूंगी, ऐसी मानसिकता नहीं अपनानी चाहिए। जो मिला है उसको लो और ज्यादा लेने के लिए और संघर्ष करो, ये बोले थे। तो आप लोग से किसी ने संघर्ष किया? पीढ़ी का तो मिला था। यहां कोई उत्तर भारत में कोई आंदोलन हुआ? अरे बाबा साहब है, नेहरू थे, बाबा साहब डेमोक्रेट थे, नेहरू भी डेमोक्रेट थे, वो इंग्लैंड में पढ़े थे, बाबा साहब इंग्लैंड अमेरिका में पढ़े थे, दुनिया देख रहे थे, समझ रहे थे, तो उन्होंने वेलफेयर स्टेट बनाया, लोक कल्याणकारी राज्य। अब कौन स्टेट बन रहा है? पूंजीवादी राज्य। देखे ना हवाई जहाज क्या चल रहा है इसमें, जहाज मंत्रालय बिना जहाज का है। नेहरू जी ने टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज किया था, जगजीवन बाबू उसके मिनिस्टर थे। अब जहाज ही नहीं, जहाज मंत्रालय के पास। अब देखो अफरा तफरी। तो जरा गंभीरता से सोचिए। और बाबा साहब, हमको अगर मौका मिलेगा, कि मैंने आज तक डिबेट में कहा था ये बात, कि आपको मंत्री बनाते हैं और एक ऑप्शन ये देते हैं कि आपके कहने पे 2 विश्वविद्यालय और 1 लाख लोगों को नौकरी देते हैं, तो क्या चुनना चाहिए? नहीं, ये हमारा समाज नहीं मांगता है। मुझे मंत्री बना दो, मुझे मंत्री बना दो। हाले मैं कदापि नहीं करूंगा। 2 विश्वविद्यालय दलितों के लिए बढ़िया विश्वविद्यालय दीजिए और 1 लाख नौकरियां दीजिए। वही विश्वविद्यालय और उसी नौकरी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर निकलेंगे। विश्वविद्यालय नहीं रहा तो ना बाबा साहब निकलेंगे, ना बाबा साहब का बिगड़ा चेला रतनलाल निकलेगा। ठीक है ना जी? विश्वविद्यालय बहुत बड़ी चीज है। विधायक 5 साल रहिएगा, हार जाइएगा। नौकरी मिलती है तो 40 साल नौकरी करता है, 2 जनरेशन निकल जाता है, पल जाता है उसमें। आप लोगों में से बहुत लोग सरकारी नौकरी किए होंगे, है ना? तो वो बंद हो रहे हैं, आप चुप बैठे हुए हैं, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो ये बड़ा गंभीर समय है। बाबा साहब के नाम पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनेंगी, आप खुश होंगे। हमें मूर्ति नहीं चाहिए। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं, विचारों में। क्या आपको पता है कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने बाबा साहब के विचारों का किताब छापना बंद कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने छापा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छापा था, शैलजा जी ने यहां छापा था जब वो मिनिस्टर थी। तो बाबा साहब किताबों में है, मूर्तियों में नहीं है। तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनेगी, बड़े बड़े भवन बनेंगे, तो गले में माला बनाएगा, बड़ा बड़ा हल्ला करेगा और उन्हीं के विचारों को उसी मूर्ति के नीचे दफन कर देगा। तो गले में माला और विचारों में ताला, विचार में ताला, आपका खेल खत्म। शुक्रिया, जय भीम।